वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम द हिंदू का डिस्कशन करेंगे। आज 4 दिसंबर 2024 है और इस 4 दिसंबर 2024 को जो हिंदू के जितनी भी प्रमुख न्यूज है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, उसी न्यूज की चर्चा करेंगे जो आपकी यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप अंतिम तक बने रहें और इस न्यूज को आप अपने लिए बेनिफिशियल बनाएं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम न्यूज। आज का प्रथम न्यूज की अगर हम बात करें, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, इंडिया चाइना टाइज अ सेट ऑन राइट ट्रैक। जयशंकर साहब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और आपको ये भी पता होगा कि 2020 से भारत और चाइना के बीच के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं है। दोनों सेनाओं जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनतनी मची हुई रहती है। ऐसी स्थिति में दोनों भारत और चाइना के दोनों के एक्सटर्नल अफेयर ने बैठ करके मीटिंग की और शांति स्थापित करने की कोशिश की। तो यहां पर जयशंकर साहब ने कहा कि अभी इन सभी चीजों पर बात हुआ है कि दोनों सेना लाइन ऑफ एक्चुअल पीपल लिबरेशंस की आर्मी और भारतीय आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से काफी दूर पर जाएगा, है ना। खास करके कह सकते हैं कि डेमचौक से लेकर उन सभी जो डिसीजन में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इनके चीजों पर रिफ्यूज किया। इस पर भी मुद्दा उठाए गए थे, डिस्कशन मैनेजमेंट हुआ है आपका। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको आईआर का प्रश्न बनता है और ये जीएस सेकंड का प्रश्न है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। 20 मिनट तक चर्चा हुआ। 20 मिनट के चर्चा में दोनों देश ने सहमति जाहिर किया कि भारत और चाइना के बीच के संबंध बेहतर बने हुए रहे। उसके लिए दोनों सेनाओं को अलग हटना पड़े, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना पड़ेगा और इस तरीके से बातें हुई आपका। हालांकि आईआर का प्रश्न है तो आईआर से संबंधित इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सके भारत और चाइना के बीच के संबंध में। जैसे आप देख सकते हो कि भाई उसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड क्या था, भारत बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद वेनसांग आया था उस समय। उसी प्रकार से हम इसके और भी हम चीजें ट्रेड बिजनेस से संबंधित चीजों पर मुद्दा पर पॉलिटिकल हुआ, कल्चरल हुआ, इन सभी चीजों पर बात कर सकते हैं। तो ये इससे संबंधित न्यूज था, वही है। दोनों सेना वापस जाना चाहती है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको खास करके ये है जीएस सेकंड का ही न्यूज इसे मान सकते हैं। जीएस सेकंड का न्यूज है आपका। ओके, गवर्नेंस के अंदर में स्लेवरी माइंडसेट इंपैक्टेड डेवलपमेंट फॉर द भारत टू एग्री सेंट मोदी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके ट्यूसडे को कहा कि हम भारत देश के अंदर में 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ को भारत के अंदर में लागू किया और जैसे इस 3 कानून को भारत में हमने लागू करने के बाद जो ब्रिटिश एरा का जो माइंडसेट था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। यानी कि हम जो पहले कानून यूज कर रहे थे आईपीसी और सीआरपीसी, ये ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था। एक स्लेव के लिए बनाया गया था, गुलामों के लिए बनाया गया था, गुलामों को पनिश करने के लिए बनाया था। हमने जो कानून बनाए हैं वो हमारा माइंड सेट है सिक्योर सोसाइटी डेवलपमेंट इंडिया का। हमने भारत के सोसाइटी समाज को स्वच्छ और समृद्धि के लिए हमने बनाया। हमारा कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून को भारत में 1 जुलाई से लागू कर दिया गया। ये भारतीय के लिए है। जबकि ये कानून जो सीआरपीसी 1800, इंडियन पिनल कोड 1860, सीआरपीसी और आईपीसी, ये सारे ब्रिटिशर के द्वारा थे। 1857 के बाद जो है ब्रिटिशर ने भारतीयों को एक स्लेव की तरह ट्रीट करता था और उसे रोकने के लिए इन सभी लोगों ने कानून बनाया था। उनका मकसद था इंडियन को पनिश करना इसके माध्यम से। और आज भी उस कानून को हम लोग ढो रहे हैं, आज भी उस कानून को हम लोग कैरी कर रहे थे। तो हमने इस कानून को निरस्त करके और कहीं ना कहीं अपनी माइंडसेट, अपनी सिटीजनशिप को लेकर के आने की कोशिश की है। ऐसी बात उन्होंने कहा सिटीजन फर्स्ट, जिसका मतलब यहां पर हुआ कि न्यू कानून के अंदर में नागरिक सबसे प्रथम होगा।
ये मंत्र भारतीय न्याय संहिता सिटीजन फर्स्ट की बात करता है। ये कानून जो है एक तरीके से प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स राइट्स के, ये कानून नागरिकों के अधिकार को सुरक्षा मुहैया करवाता है। तो ये चीजों पर इन्होंने चर्चा किया, इस पर बातें की। आगे की चीजों पर हम लोग चलते हैं। आप देखोगे कि झारखंड कैबिनेट में 11 मिनिस्टरों ने कल टुमारो वो लेंगे, आपका शपथ ग्रहण लेंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, यहां पर मुद्दा भी चल रहा है, हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बिल पास किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यह है आपका यहां पर अगर हम बात करें बैंक बिल पास लोकसभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर में एक नया बिल लेकर के आई है हमारी निर्मला सीतारमन। बैंक बिल पास लोकसभा अलाउ टू वन अकाउंट 4 नॉमिनीज। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तविक रूप से ये बिल है क्या। दरअसल अगर हम बात करें ट्यूसडे में को लोकसभा के अंदर में, आप सबको पता होगा कि लोकसभा का सेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हो कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 जो है ये फर्स्ट बिल विंटर सेशन के बाद लेकर आया जाएगा। अब देखो, फर्स्ट बिल वीकेंड लॉन्ग टू लेकर सेशन में आएगा। ये बिल जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है अप्रूव्ड किया वॉइस वोट के जरिए। मतलब आप कह सकते हैं कि ये बिल अप्रूव्ड हो चुका है वॉइस के जरिए। ये बिल का नाम होगा बैंक बिल, इस बिल का नाम होगा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। अब ये आपको याद रखिएगा, ये एग्जाम जीएस सेकंड का पार्ट है, जीएस सेकंड का पार्ट होगा। ये नई बिल है, नया कानून है, तो नया कानून पर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस प्रश्न पूछती है। अब ये पूछेगा आपका कि ये जो नया कानून है जिसे हम लोग बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दरअसल इसका फीचर क्या है। तो इसमें कहा गया कि जो बिल है, इस बिल में अलाउ करता है कि बैंक अकाउंट होल्डर्स टू हैव सीट ऑफ 4 नॉमिनी इन देयर अकाउंट। पहले जब हम लोग बैंक अकाउंट खुलवाते थे तो उसमें एक नॉमिनीज हुआ करता था। आप अपने फेवरेट नॉमिनीज को आप डाल सकते हैं, जैसे माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, पुत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नॉमिनी में, अपने रिलेटिव को हम डालते थे। अब जो है मिनिमम, अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि इस नॉमिनी में कम से कम 4 नॉमिनी डाल सकते हैं। यानी बैंक अकाउंट जब ओपन करेंगे तो उसमें कितने नॉमिनी, 4 नॉमिनी आप डाल सकते हैं। ये पहली बार आप लेकर के आया है ये प्रपोजल। साथ साथ में रीडिफाइन किया गया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट से संबंधित भी आपके बहुत सारे बैंकिंग प्रोसीजर से संबंधित चीजों को भी रीडिफाइन करने की कोशिश की गई है। साथ साथ में डायरेक्टरशिप को भी कहा गया कि भाई 2 करोड़ के जगह पर 5, ये कह सकते करंट लिमिट जो था उस लिमिट के बारे में भी। और इसमें यह भी कहा गया है कि द प्रपोज टू इंक्रीज टेन्योर टू डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग चेयरमैन और होल्डर। तो ये कह सकते हो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में ये भी कहा गया इन्होंने कि जो कोऑपरेटिव जो होता है सोसाइटी, जो कॉर्पोरेट बैंक होता है, उसके डायरेक्टर के भी टेन्योर को बढ़ाने की बात कही गई है इस बिल के अंदर में। ये बिल जो है एक बैंकों में एक तरीके से ज्यादा फ्रीडम देता है, साथ साथ में रिपोर्टिंग डेट के लिए बैंकों के रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी रीडिफाइन करता है। साथ साथ में कहा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर के गवर्नेंस में ये बिल बहुत मदद करने वाली है बैंकिंग से, और साथ साथ में कस्टमर को काफी कन्वीनियंस और उसके नॉमिनेशंस में भी बेहतर करेगी। तो ये बिल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये बिल से संबंधित और भी बहुत सारी बातें जो हम लोग करने वाले हैं, इसके अंदर में चीजों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में भी। यहां पर भी ये आपको देखने को लगेगा कि भाई एक न्यूज तो छोटा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। सेंट्रल ने प्रपोज किया है 95% गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल इन लद्दाख। लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और पिछले 5 सालों से लद्दाख जो है प्रोटेस्ट कर रही है।
तो यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर ने अभी 95% जॉब रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन की बात कही है लद्दाख के अंदर में। खास करके 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा हिल काउंसिल्स में, और वहीं पर बाकी के पुरुषों की बात की गई है लैंड रिलेटेड मैटर में, खास करके उस क्षेत्र के अंदर की बात करें। सेंटर ने इस बात को भी प्रपोज किया गया है कि वर्क ऑन ड्राफ्ट टू इंश्योर की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात किया, कि ताकि लद्दाख की जो कल्चर, वहां की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को प्रिजर्व भी किया जाए, है ना। वहां की खास की ऑफिशियल जो भाषा उर्दू और भूती जो ऑफिशियल लैंग्वेज है लद्दाख के अंदर में, उसे भी प्रिजर्व करने की बात कही गई है ना। लद्दाख लास्ट 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 में, जिसको संविधान में उसको सुरक्षा की बात कही गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है इससे पहले। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां पर और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अभी जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था मनरेगा के जॉब कार्ड को लेकर के, कि मनरेगा के में बहुत सारे ऐसे राज्य के लोग हैं जिनको जॉब से निकाला जा रहा है, उनके जॉब कार्ड को डिलीट किया जा रहा है। हमने ये भी बताया था कि मनरेगा में जॉब कार्ड को डिलीट करने के 4 प्रावधान है। अगर मान लिया कि जिसके पास जॉब कार्ड है और स्वेच्छा से वो अपने आप को डिलीट करना चाहता है, या फिर उस राज्य से वो माइग्रेट होकर दूसरे राज्य में चला जाए, या उसके पास गलत डॉक्यूमेंट्स हो, या फर्जी तरीके से उसने जॉब कार्ड बनाया है, तब उसे डिलीट किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने इनके 247% से भी ज्यादा लोगों को, ये 1.49 करोड़ लोग जो है मनरेगा के जॉब कार्ड से उनको रिमूव कर दिया जा रहा है। इसका मुद्दा काफी भी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आज वर्ल्ड लाइफ डे मेकिंग डिक्लेरेशंस पर। तो आज कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूज होंगे इन्वायरमेंट से संबंधित। तो चलिए एक आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। ये चारों आर्टिकल कहीं ना कहीं उससे है, और इससे पहले कई बार आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। तो अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की हम बात करते हैं जो हाल फिलहाल में जो हुआ है, लोकल एक्शंस एमाइड ग्लोबल इंटेरिया से संबंधित। आपको पता होगा, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये खास करके यहां पर अगर हम बात करें लोकल एक्शंस की बात किया जाए, आफ्टर आवर ऑफ इंटेंस नेगोशिएशन के बाद 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ। आप सबको पता होगा कि 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी 29th COP हुआ, COP 29, है ना, यानी कि UNFCC हुआ था। UNFCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज होता है। और ये इस बार हुआ था, खत्म हुआ, ये क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के था, जो खास करके डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को मदद करते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री ने इस बात पर राजी हुआ कि हम उसे $300 बिलियन तक डेवलपिंग कंट्री को मदद कर सकते हैं एनुअली 2035 तक केवल। फिर भी अगर इस पर वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री का क्या रहा, इस चीज पर काफी चर्चा बनी हुई रही। और बहुत सारे ये था डेवलप कंट्री का नोशन था कि फाइनेंस क्लाइमेट एक्शंस में डेवलपिंग नेशन को भी आना चाहिए, उसे भी एफर्ट लगाने की जरूरत है, मिटिगेशन की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ डेवलप कंट्री ही मदद करे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर में क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से पूरी तरीके से क्लाइमेट डिग्रेड हो रहा है, तो एक विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी है, और उस मुद्दा को पूरे विश्व के लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत भी है आपका। ऐसे में भारत जैसे देश ने भी काफी आपका एफर्ट दिखाया है। इस लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर में आपको पता है 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तरीके से हर तरीके से बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए ताकि इस तरीके की समस्या का समाधान किया जा सके। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, जैसे कि हम लोग कार्बन को इमिशंस को कम करना हमारा उद्देश्य है, हम कार्बन की इमिशन को कम करेंगे तभी तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो हमारा प्रकृति जो है सुरक्षित रहेगा।
तो भारत सरकार ने भी इस पर बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने एक योजनाएं चलाया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके माध्यम से जितने भी हाउस होल्ड है उनको सब्सिडीज पर आपको कह सकते हो कि रफ रूफ टॉप सोलर पैनल्स उनको मिलेगा, यानी छत पर सोलर सिस्टम बैठाने की को मिलता है, ताकि घर की जो बिजली है वो आपको सोलर से मिले। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी या बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी भी प्रकार के कार्बन इमिशन की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा एनर्जी पॉवर्टी एक्सेस, साथ साथ में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिजोल्यूशंस भी लेकर के आया इनोवेटिव व्हीकल्स के लिए। पीएम ई ड्राइव के नाम से जाना जाता है, पीएम ई ड्राइव के नाम से जाना जाता है, यानी कि ज़्यादातर जो व्हीकल्स चलेगा लोकल पब्लिक के लिए वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा खास करके। उसी पर जिसका मकसद क्या है, जीरो इमिशंस व्हीकल। जीरो इमिशन व्हीकल्स का मतलब जितने भी 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, एम्बुलेंस है, ट्रक है, और ये सब लोग सब्सिडी पर परचेज करे, सरकार सब्सिडी देगी अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदता है। तो भारत सरकार ने लेकर आया पीएम ई ड्राइव्स के नाम से लेकर आया। ये भी आपकी योजना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने और भी लेकर आया है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट स्कीम लेकर जल्द ही लेकर आ रहा है इंडियन कार्बन मार्केट को मदद करने के लिए। तो कार्बन मार्केट मोबिलाइज करता है इन्वेस्टमेंट, जहां पर एनर्जी इफिशिएंसी की बात की जाती है ना, एनर्जी इफिशिएंसी। तो भारत ने इस तरीके के सीओपी में काफी मदद किया है। भारत ने इस तरीके के बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि जो है कहीं ना कहीं हम कार्बन इमिशंस को रोक सके। तो ये महत्वपूर्ण था, और इसी से संबंधित बाकी की भी चीजें हैं। भारत ने ऐसे और भी कदम उठाए हैं जिसकी चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है साइलेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आप सबको पता होगा कि भारत एक धर्मों का देश है, और भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न भाव को लोग होते हैं। तो इसको लेकर के भी आज की आर्टिकल है, ये भी जीएस सेकंड का प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं, इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसकी कहानी है कि सूट फाइल किया गया है, एक शाही जामा मस्जिद है, आपको कह सकते हैं सांभल डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक सांभल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसको कहा जाता है शाही जामा मस्जिद, है ना। और उसमें उस ट्रायल कोर्ट में एक तरीके के वो किया गया है कि ये जो मस्जिद भी है ना, 24 नवंबर को इसको लेकर काफी वायलेंस भी हुआ था, 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। और उस मृत्यु के बाद जो है उसमें ये कहा गया कि पहले इस साइट में एंशिएंट हरिहर मंदिर हुआ करता था। पहले इस यहाँ पर मंदिर हुआ करता था जिसका नाम हरिहर मंदिर है। हरिहर मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, विच इज द, लेकिन बाद में मुगल रूलर बाबर ने 1529 में इसको डिमोलिश कर करके और यहाँ पर एक मस्जिद की स्थापना की। अब ये इंसिडेंट, ये आप कह सकते हो कि लोकल कोर्ट में दिया गया राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कि भैया सिविल सूट के बेसिस के आधार पर ये हमें लाना होगा। अब इस वर्शिप एक्ट के तहत अब यहां पर इस बात को समझिएगा। दरअसल जो है व्हाट डज 1991 की अगर हम बात करें, 1991 में इंट्रोड्यूस किया था, कांग्रेस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। उस समय की सरकार थे, मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कॉम्युनल टर्मोइल से बचाने के लिए जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद अयोध्या में डिमोलिश किया गया 1992 में, तो उस समय के एसबी चौहान होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक बिल को इनैक्टमेंट करने की कोशिश की थी ताकि वो सब, अब वो लॉ जो प्रिजर्व करता है प्लेस ऑफ द वर्शिप, वो लॉ प्रिजर्व करता है प्लेस ऑफ द वर्शिप यानी पूजा स्थल के बारे में आप कह सकते हो। अब इसको लेकर के यहाँ पर अब ये बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, बहुत सारे मुद्दा चल रहा है। बाबरी मस्जिद आपने देखा है यहाँ का, उसके बाद आपने देखा ये संभल मस्जिद हो गया, इसके अलावा और भी कई मस्जिदों पर चर्चा चल रहा है। 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई 2019 में बाबरी मस्जिद को लेकर अयोध्या में खास करके, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई वहाँ पर मंदिर बनेगा और उसके जगह पर वर्शिप इसी एक्ट के थ्रू पर मस्जिद के लिए दूसरी सी जमीन दी जाएगी, और उस बेस के आधार पर आप देख सकते हैं। अब मुस्लिम रूरल ब्लिटर्स कॉलोनी उस जमाने में आक्रमण किया करते थे। अब इसको लेकर काफी मुद्दा चल रहा है कि भाई इस मंदिर को लेकर भी, इस मस्जिद को लेकर काफी मुद्दा चल रहा है।
और ये मुद्दा चलता भी रहेगा। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे, अब भारत देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर है, जैसे ज्ञानपी मस्जिद के बारे में भी उस पर भी चल रहा है। अब एक नया और मंदिर और एक नई और भी चीजें देखने को मिल गई। तो ये प्रमुखता रूप से था, आपको यही आज के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप देख सकते हैं, है ना। और इसी तरीके के न्यूज़ आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आने वाले कल के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।